क्वेश्चन नंबर 5.39 ये क्वेश्चन जो है ये सर्कुलर डायनेमिक्स है, यानी इसमें सर्कुलर मोशन एंड फ्रिक्शन का दोनों का ही यूज़ किया गया इस क्वेश्चन में। देखिए, एक बात आपको मैं रिमाइंड दिला देता हूँ पहले फ्रिक्शन का कंसेप्ट कि अगर मान लो एक सरफेस है और एक ब्लॉक है, म्यू की वैल्यू एक एग्जांपल देके समझाना चाहता हूँ 0.5 है। मान लो 3 kg का एक ब्लॉक है, ठीक है। अगर मैं पूछूँ यहाँ पर नॉर्मल फोर्स क्या है, तो नॉर्मल फोर्स ऊपर लगेगा सरफेस के द्वारा, नॉर्मल की वैल्यू mg होगा, यानी नॉर्मल की वैल्यू आपका mg 30 न्यूटन, ठीक है। अगर मैं आपसे ये बोलूँ कि यहाँ पर फ्रिक्शन फोर्स अभी कितना लग रहा है, तो फ्रिक्शन फोर्स का एक फॉर्मूला पढ़ा आपने, म्यू इंटू एन, है ना। म्यू इंटू एन करेंगे तो 0.5 इंटू नॉर्मल 30 दैट इज 15 न्यूटन। आपसे अगर मैं पूछूं फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू यहाँ पर क्या है इस सिचुएशन में, तो आप बोल सकते हैं म्यू इंटू एन 15 न्यूटन, बट ये होगा गलत। फ्रिक्शन फोर्स हमेशा तभी लगता है जब ये स्लिप करने का टेंडेंसी होता है या कर रहा होता है। तो अभी स्लिप नहीं कर रहा है और ना करने की कोशिश भी कर रहा है। क्यों? क्योंकि इस ब्लॉक पे कांटेक्ट सरफेस के पैरेलल में कोई भी एक्सटर्नल फोर्स नहीं है। अगर एक्सटर्नल फोर्स होता तो स्लिप करने की टेंडेंसी बनती और तब फ्रिक्शन यहाँ पर आता रोकने के लिए। तो फ्रिक्शन की वैल्यू अभी 0 है, करेंटली फ्रिक्शन लग रहा है 0। तो सर ये म्यू इंटू एन फॉर्मूला क्या है? म्यू इंटू एन जो है ना, ये लिमिटिंग फ्रिक्शन होता है, यानी म्यू इंटू एन मैक्सिमम फ्रिक्शन, स्टैटिक फ्रिक्शन सरफेस के द्वारा मैक्सिमम फ्रिक्शन कितना मिल सकता है, म्यू इंटू एन। ये ध्यान से, अगर मैं यहाँ पर लगा देता 2 न्यूटन, तब मैं पूछता फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू कितनी है, तो आप बोलते फ्रिक्शन फोर्स 2 न्यूटन है। 3 न्यूटन लगा देता तो फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू कितनी हो जाती, 3 हो जाती। लेकिन म्यू इंटू एन एक तरह का मैक्सिमम रोकने की क्षमता होती है, यानी फ्रिक्शन फोर्स का रेंज होता है 0 न्यूटन से लेके म्यू एस इंटू एन, इतना मैक्सिमम इतना सरफेस दे सकता है, ठीक है। हाँ, अगर नॉर्मल बढ़ जाए तो लिमिटिंग फ्रिक्शन की वैल्यू बढ़ जाएगी, यानी रेंज 0 से जो 15 हो रहा था वो अब नॉर्मल की वैल्यू अगर बढ़ा दूं, मैं हल्का सा दबा दूं यहाँ पर कोई फोर्स लगा के, तो नॉर्मल किसी भी तरीके से बढ़ा दूं तो म्यू तो वही है, सरफेस वही है, तो नॉर्मल बढ़ जाने से फ्रिक्शन फोर्स की जो मैक्सिमम वैल्यू है दैट इज लिमिटिंग फ्रिक्शन, वो बढ़ जाएगा। लेकिन करेंटली फ्रिक्शन लग कितना रहा वो सिचुएशन पर डिपेंड करेगा। चलिए, आपको मैंने एक रिमाइंड करा दिया। दूसरी बात, आपको एक बात और ध्यान से दिलाता हूँ कि फ्रीक्वेंसी दो तरह का होता है, एक लीनियर फ्रीक्वेंसी होती है और एक एंगुलर फ्रीक्वेंसी होती है। लीनियर फ्रीक्वेंसी आरपीएस होता है, रिवोल्यूशन पर सेकेंड, और ओमेगा रेडियन पर सेकेंड। हम आपको जस्ट रिमाइंड करा रहे हैं। यहाँ पर देखिए, एक 70 kg का मैन स्टैंड्स इन अ कॉन्टैक्ट अगेंस्ट द इनर वॉल ऑफ अ होलो सिलिंड्रिकल ड्रम ऑफ रेडियस 3 मीटर, रोटेटिंग विद इट्स वर्टिकल एक्सिस विद 200 रिवोल्यूशन पर मिनट। रिवोल्यूशन पर मिनट आरपीएम है। फ्रीक्वेंसी नॉर्मली जो बुक में नहीं दिया रहता, सिंपल ऐसे बोला फ्रिक्शन, ये सॉरी फ्रीक्वेंसी, सिंपल अगर बात कर रहा फ्रीक्वेंसी, इसका मतलब है वो लीनियर फ्रीक्वेंसी है। तो ये फ्रीक्वेंसी लीनियर होती है, ओमेगा एंगुलर फ्रीक्वेंसी होती है। ओमेगा इक्वल टू 2πf होती है, बिकॉज ओमेगा इक्वल टू 2π/t, 1/t को f लिख दिया, लीनियर फ्रीक्वेंसी। रिवॉल्यूशन पर सेकेंड होती है SI यूनिट, ठीक है। लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हो रिवॉल्यूशन पर मिनट है, तो यानी ये लीनियर फ्रीक्वेंसी, यानी सिंपल फ्रीक्वेंसी है, ठीक है। ओमेगा मैं निकाल सकता हूँ, यहाँ 200 रिवॉल्यूशन पर सेकेंड पर मिनट है, तो इसको मैं पहले आरपीएस में कन्वर्ट करूंगा। तो पहले डायग्राम समझते हैं। एक सिलिंड्रिकल ड्रम है, ठीक है। सिलिंड्रिकल ड्रम है और ये सिलिंड्रिकल ड्रम की रेडियस आपको गिवन है, ठीक है। रेडियस आपको गिवन है 3 मीटर, और यहाँ पर एक मैन है, इस तरीके से चिपका हुआ है। यहाँ पर एक तखत लगा हुआ है नीचे, सपोर्ट। ये तखत ऐसा है कि मैं चाहूँ तो हटा सकूँ कभी भी, इस तरीके से सिस्टम बना रखा है, ठीक है। क्वेश्चन समझ लीजिए फिर से। 70 किलो का आदमी है और ये ड्रम के इनर सरफेस से चिपका हुआ है और ये रोटेट कर रहा है, कितना से भाई, तो 200 रिवोल्यूशन पर मिनट। तो पहले ये 200 रिवोल्यूशन पर मिनट क्या है, लीनियर है। तो पहले मैं यहाँ पर लीनियर फ्रिक्वेंसी को आरपीएस में बनाऊंगा। 200 रिवोल्यूशन पर मिनट यानी आरपीएम है, तो मैं इसको आरपीएस में बनाऊंगा, तो 200/60 यानी 10/3, 10/3 आरपीएस, है ना। 10/3 आरपीएस ये हो गया, ये लीनियर फ्रीक्वेंसी है, यानी सिंपल फ्रीक्वेंसी। अब आप देखिए यहाँ पर ओमेगा निकाल सकता हूँ 2πf, f की वैल्यू 10/3 है। 22/7 पाई की वैल्यू रख सकता हूँ, 3.14 भी रख सकते हो। 22/7 तो इसकी वैल्यू हो गई 44 इंटू 10 440/3 रेडियन पर सेकेंड, यानी इतना से ये घूम रहा है ड्रम, ठीक है। अब क्या कह रहा है कि इसके क्लोथ्स एंड
वॉल के बीच में म्यू दे रखा आपको. व्हाट इज द मिनिमम रोटेशनल स्पीड ऑफ द सिलेंडर टू इनेबल द मैन टू रिमेन स्टक टू द वॉल विदाउट फॉलिंग, है ना, व्हेन द फ्लोर इज सडनली रिमूव्ड. कह रहा है कि ये फ्लोर अगर हटा भी दूँ ना तो मिनिमम इसकी ओमेगा की वैल्यू क्या होनी चाहिए सो दैट ये गिरे नहीं, है ना, चिपका हुआ है इसके साथ. ऐसे कैसे होगा? तो देखिए, पहली बात ये चिपका हुआ है तो मैं ग्राउंड से इसको ऑब्जर्व कर रहा हूँ, इस इंसान को देख रहा हूँ. कौन कौन सा फोर्स लगेगा? एक ऊपर में फोर्स लगेगा, फ्रिक्शन. क्यों? क्योंकि mg नीचे लग रहा है तो mg इसको स्लाइड कराना चाहेगा सरफेस के पैरेलल, तो mg नीचे लग रहा है और उसको रोकने के लिए फ्रिक्शन एक्टिवेट होगा, स्टैटिक फ्रिक्शन होगा fs. नॉर्मल फोर्स सरफेस के द्वारा 90 डिग्री पे लगेगा, ये वॉल से नॉर्मल फोर्स. यहाँ पर जो सेंट्रीपेटल फोर्स दे रहा है, सेंट्रीपेटल फोर्स कौन देगा? ग्राउंड से अगर आप देखें तो ये इंसान इसी के साथ चिपक के इस तरीके से सर्कुलेट कर रहा है, तो सेंट्रीपेटल फोर्स का काम कौन कर रहा है? नॉर्मल. तो यहाँ पर नॉर्मल जो है वो सेंट्रीपेटल फोर्स देगा. mv²/r, v = ओमेगा r, उसको आप सॉल्व करेंगे तो m ओमेगा²r, ओमेगा के टर्म में. मान लो ओमेगा अगर हम बढ़ाते हैं तो नॉर्मल बढ़ता है, ओमेगा घटाते हैं तो नॉर्मल घटेगा. अच्छी बात है, यानी यहाँ पर नॉर्मल एडजस्टेबल है ना. बट इस केस में नॉर्मल तो भैया mg है, लेकिन इस केस में ओमेगा बढ़ाओगे ड्रम की रोटेशनल वेलोसिटी, एंगुलर स्पीड, तो ओमेगा बढ़ाओगे तो नॉर्मल बढ़ जाएगा. बहुत बढ़िया. अब सुनो, सिंपल सी बात है कि इसको रुकना है तो mg की वैल्यू फ्रिक्शन के बराबर होना चाहिए. mg एडजस्टेबल नहीं है, लेकिन अगर आप ओमेगा 0 कर दे तो नॉर्मल खत्म हो जाएगा. नॉर्मल खत्म हो जाएगा तो फ्रिक्शन खत्म हो गया. फ्रिक्शन का लिमिटिंग वैल्यू म्यू × n होगा. फ्रिक्शन की लिमिटिंग मैक्सिमम वैल्यू ही 0 हो जाएगी, तो संभाल नहीं पाएगा वेट को फ्रिक्शन, तब तो ये गिर जाएगा. तो यानी जैसे जैसे ओमेगा बढ़ाएंगे नॉर्मल बढ़ेगा. तो नॉर्मल इतना होना चाहिए जिससे कि फ्रिक्शन की वैल्यू mg को संभाल ले. तो यानी दूसरा इक्वेशन हो गया कि फ्रिक्शन जो स्टैटिक हो वो mg के बराबर हो और fs की वैल्यू μs × n होगा, है ना. और ये लिमिटिंग मैक्सिमम वैल्यू, मतलब कि फ्रिक्शन की जो लिमिटिंग वैल्यू है म्यू × n ले रहा हूँ, ठीक है. दिस इज इक्वल टू mg. एक इक्वेशन यहाँ, एक इक्वेशन यहाँ, दोनों n की वैल्यू यहाँ रख दीजिए. m ओमेगा²r, स्मॉल m लिखा हूँ तो स्मॉल m लिख सकता हूँ, ठीक है. तो यहाँ से n की वैल्यू रिप्लेस कर दीजिएगा तो क्या होगा? μs m ओमेगा²r, है ना, इज इक्वल टू m × c. m कैंसिल हो गया, तो यहाँ पर ओमेगा आपको मिल गया, ओमेगा इज इक्वल टू √g/μs × r, ठीक है. अब आप देख सकते हो कि g की वैल्यू 10 हो गया, μs की वैल्यू 0.15 हो गया, 3 हो गया, है ना. इसको डेसिमल हटा दो, है ना, तो ऊपर हो गया 10, ये 15 × 3 45, है ना, नीचे 45 हो गया. 9 × 5, 9 × 5 लिख सकता हूँ इसको, और इसको 100 × 10, यानी इसका स्क्वायर रूट क्या हो गया? 10, 5 2 10, ये 3, तो 10/3 √2, ठीक है. इसकी वैल्यू लगभग 4.7 समथिंग कुछ आएगा, लगभग इसको मान लो ना कि 5 अबाउट रेडियन पर सेकेंड ओमेगा. ये ओमेगा इतना कम से कम चाहिए इसको रोकने के लिए. mg की यहाँ फ्रिक्शन वैल्यू कितनी चाहिए? mg के बराबर. और फ्रिक्शन वैल्यू म्यू × n होती है, तो और नॉर्मल किससे चेंज हो रहा है? ओमेगा से. तो ओमेगा इतना होना चाहिए सो दैट नॉर्मल की वैल्यू इतनी बन जाए सो दैट फ्रिक्शन जो होगा वो mg के बराबर हो जाए. तो ओमेगा मिनिमम इतना होगा, ठीक है. और यहाँ पर देख रहे हो ओमेगा घूम कितना से रहा है? 440/3, ठीक है. देखो, इससे अगर ओमेगा ज़्यादा हो जाए तो ओमेगा ज़्यादा हो जाएगा तो नॉर्मल ज़्यादा होगा, तो फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू mg इस ओमेगा कोरेस्पॉन्डिंग नॉर्मल इस तरीके से एडजस्ट हुआ कि फ्रिक्शन mg को संभाल रहा है. लेकिन अगर ओमेगा ज़्यादा भी हो जाएगा तो लिमिटिंग फ्रिक्शन वैल्यू बढ़ जाएगी, लेकिन फ्रिक्शन एक्टिव तो mg के बराबर ही होगा, तो सेफ जोन में है, तो कोई दिक्कत नहीं है, स्लाइड नहीं करेगा, ठीक है. और इसको हम डिटेल में फ्रिक्शन फोर्स पढ़ा चुका हूँ, ठीक है. तो ये इंसान जो होगा सेफ रहेगा, नहीं फॉल करेगा, यानी तख़त हटाने के बाद भी फॉल नहीं करेगा.